जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारा गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा जिसका कि शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है दोस्तों। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शबों पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। तो दोस्तों ऐसे वीरों को सत सत नमन जिन्होंने मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाया। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही कामना करता हूँ कि ये जो देशभक्ति आप करें दोस्तों, तो ये 24 घंटों तक सीमित ना रहे, ये निरंतर चलती रहे। ज़रूरी नहीं कि आप शहीद हो, लेकिन आप अपना टैक्स भर के या फिर ऐसे कुछ काम करके जिससे कि मतलब सरकार को भी फ़ायदा हो, जिसमें कि आपका धन का लाभ ना हो, मतलब कोई लाभ नहीं हो और आप वो काम कर रहे हैं, तो ये भी देशभक्ति है दोस्तों। बुजुर्गों की सेवा, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन का पालन करना, ऐसी योजनाएं जो अभियान है जो कि भारत सरकार लेके आई है उनका पालन करके, और कुछ ऐसे कार्य करके, जैसे कि कुछ गरीब लोग होते हैं जिनको कि कई योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है दोस्तों, तो उनके बारे में आप जागरूक करें। अगर आपको पता है तो कई तरीके हैं दोस्तों देशभक्ति को जाहिर करने के, तो आप उन तरीकों को अपनाकर देशभक्ति कर सकते हैं। और दोस्तों ये निरंतर चलना चाहिए, ये कि मतलब एक 24 घंटे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कामना करता हूं कि आप कई ऐसे तरीके हैं जिनसे अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं मानवता का पालन करके दोस्तों। तो आज हम दोस्तों थर्ड आयोग जो यूनिट 10 हम पढ़ रहे हैं प्री के सिलेबस की, तो उसके आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट तीसरा आयोग पढ़ेंगे, यूनिट 10 का भारत निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि भारत में दोस्तों 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक तो संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं और आपका गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, है ना दोस्तों। थोड़ा डीपली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाए कि भाई होता क्या है आखिर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से बना था, है ना। और वैसे भी आज तो देशभक्ति का है, मतलब आज गणतंत्र दिवस ही है। तो दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो संस्था संविधान में जिनका कि वर्णन होता है, और वैधानिक संस्था जो होती है जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है। और आपकी गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं दोस्तों, ना संविधान में ना वैधानिक संस्था, ये जो संस्था है दोस्तों गैर संवैधानिक संस्था, वो संविधान में भी नहीं होता है जिनका कि वर्णन, और ना ही वैधानिक होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गैर संवैधानिक का दोस्तों उदाहरण है नीति आयोग, ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है। अब दोस्तों जो वैधानिक संस्था है, जिन संस्थानों का जो वर्णन है दोस्तों संविधान में नहीं, लेकिन संसद ने किसी अधिनियम बनाकर वर्णन किया। इनका कि संविधान में वर्णन तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों संसद ने कुछ अधिनियम बनाकर इन संस्था का निर्माण किया है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है वैधानिक संस्था के, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। मानव अधिकार आयोग वैधानिक संस्था है ना। मानव अधिकार आयोग वैधानिक संस्था है। वर्णन का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 2 आयोग करा दिए थे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं दोस्तों ये आयोग। अब दोस्तों एग्जाम्पल एक और बता देता हूं आपको, वैधानिक का है महिला आयोग जो है ना, वैधानिक का एग्जाम्पल भी है। अब निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक संस्था है दोस्तों।
हमारा निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में वर्णन है, जो हमारा निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है दोस्तों, वो किस में वर्णन है? तो 324 में वर्णन है। इन्हें लिख लेना आप दोस्तों, नोट्स के तहत इनको लिख लेना। तीन 324 के भाग 15 में इसका वर्णन है दोस्तों, है ना। 324 के भाग 15 में हमारा निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन या स्थापना 25 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, हम वो लिख लेते हैं। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था दोस्तों। और इसी दिन दोस्तों हमारा मतदाता दिवस है ना, तो वोटर्स डे जिसको कि बोलते हैं, वो भी हम मनाते हैं दोस्तों। तो ये आप लिख लेना दोस्तों, है ना। अब दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का इतिहास हम देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का इतिहास हम देख लेते हैं, क्या इतिहास है इसका। तो 1950 से 1989 तक ये जो आयोग था दोस्तों, इसको लिख लेना आप। ये हिस्ट्री है इसकी, मतलब ये आयोग की हिस्ट्री है, क्या रही थी। और ये तो आपने लिख ही लिया होगा कि 324 के भाग 15 में है। और इसका गठन दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको कि हम मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा था। हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हिस्ट्री में देख लेते हैं। तो 1950 से 1990 तक दोस्तों निर्वाचन आयोग बना, है ना। जब 1950 से लेके 1989 तक ये दोस्तों कैसा था, तो ये दोस्तों एक सदस्य था। क्या था भाई? एक सदस्य था इसमें, है ना। किस प्रकार से चेंजेस हुआ ये हम देख रहे हैं। और 1989 में राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया, है ना। 1989 में क्या हो गया दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा भार है इन पे, तो निर्वाचन आयोग पे, तो भाई दो और अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करो भैया। तो पहले तो एक थी, तो 1 + 2 अन्य हो गए दोस्तों। तो कितने हो गया भैया, फिर से 3 सदस्य हो गया दोस्तों। फिर आती है बात दोस्तों 1990 में 2 निर्वाचन आयोग पद को समाप्त कर दिया गया। भाई 1990 में क्या हुआ, 2 निर्वाचन को क्या है दोस्तों, समाप्त। निर्वाचन आयुक्तों के पद थे ना दोस्तों, समझ जाना आप, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि इनको समाप्त कर दिया भाई, कि समाप्त कर दो। अब वापस क्या होगा दोस्तों, फिर से ये दोस्तों एक सदस्य हो गया, है ना। क्या चल रही प्रोसेस वो हम देख रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री में। अब 1993 की बात आती है, क्या दोस्तों 1993 में फिर एक नई प्रोसेस होती है इस आयोग में। 2 निर्वाचन आयुक्तों को फिर से नियुक्त कर दिया गया। फिर से भाई 2 निर्वाचन आयुक्तों को बोले नियुक्त करो, तो फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। फिर आती है दोस्तों तब से लेकर आज तक, तो यानी कि दोस्तों जो 1993 में जो निर्वाचन आयोग का प्रारूप बना, मतलब कि जो पूरा आयोग बना, वही आज तक है, कायम है दोस्तों। तब से लेकर आज तक 2020 तक दोस्तों, जब से लेकर 2020 तक दोस्तों
हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय है। तो दोस्तों ये हिस्ट्री मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि वो आपसे पूछ लेगा कि 1989 में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य था। भाई 1950 में जब निर्वाचन आयोग बना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कितने सदस्य था। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन कुछ किसी भी तरीके से आ सकता है। तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 3 सदस्य में दोस्तों क्या हुआ, जो 1993 में 3 सदस्य हो गया, 1993 से 2020 तक 3 सदस्य, तो उसमें दोस्तों कुछ नहीं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, एक मुख्य समझ जाना आप दोस्तों, और 2 अन्य है ना। अब दोस्तों हम इसकी देख लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की संरचना कैसे होती है। तो दोस्तों मैं बस आपको बोल रहा हूं तो आप इसके नोट्स बना लेना, बोलते बोलते सुन लेना और नोट्स बना लेना। पिछले 2 आयोग तो मेरा आपको कराई दिए हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। अब इस आयोग की संरचना देख लेते हैं हम दोस्तों, क्या संरचना रहती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्न प्रकार। तो अब दोस्तों क्या है, 324 से लेकर 329 तक है इसके आर्टिकल है ना। अब उनमें प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है, मतलब क्या प्रोविजन है। तो दोस्तों इसमें जो है पहला प्रावधान क्या दिया गया है कि निर्वाचन आयोग एक मुख्य यानी कि मेन जो निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, है ना। जैसा कि हमने पिछले में देख रखा था, पिछले पॉइंट में, कि एक भैया मुख्य निर्वाचन होगा और 2 अन्य, बस वो यही बोल रहा है ना। तो आप लिख लेना, इसको नोट्स बना लेना, मैं शॉर्ट में आपको लिख रहा हूं बस। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट इसमें ये मुख्य निर्वाचन व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, इनकी नियुक्ति है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। तो नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति जी करेंगे नियुक्ति, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। फिर आता है दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, किस पर दोस्तों, राष्ट्रपति जी जो हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। प्रादेशिक नियुक्ति, प्रादेश मतलब जो प्रदेश का निर्वाचन आयोग रहता है ना दोस्तों, ये तो हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पर, लेकिन जो प्रदेश का निर्वाचन आयोग रहता है उसकी नियुक्ति कैसे, उनके जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करता है दोस्तों, तो वो दोस्तों करता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर, मतलब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ये दोस्तों पॉइंट आप लिख लेना, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे, जो कि दोस्तों क्या करेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे। क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रादेशिक सदस्य करके लिख देता हूँ, आप समझ लेना। नियुक्ति किससे होगी दोस्तों, राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख देता हूं दोस्तों, ईसीई कर देता हूं, ईसीआई कर देता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर, है ना। समझ जाना आप दोस्तों, जो कि दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे, ये जो रहेंगे दोस्तों। अब निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। निर्वाचन आयुक्तों के व प्रदेशों के आयुक्तों के, मतलब दोनों आयुक्तों के, राष्ट्र व प्रदेश, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई कर देता हूं, है ना। तो इसमें दोस्तों राष्ट्र व प्रदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सेवा शर्तें और पदावधि कौन निर्धारित करेगा दोस्तों, ये हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति। तो इससे आप समझ जाना दोस्तों, शॉर्ट में लिखा रहा हूं आपको। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। ये दोस्तों
प्री के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में तो आपको जाके पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो आज ही पढ़ लो ताकि आपका क्या है इंटरव्यू में चीज़ें और भी क्लियर हो जाती, क्योंकि अगर हम पहले से कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हम कभी हमसे क्वेश्चन पूछ दिया तो वहाँ पे जाके हम अच्छे से बोल तो सकते हैं ना, चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। प्रीज में ही हम मेंस की चीज़ें पढ़ लेते। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के लिए जो है स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। क्या है दोस्तों इनके? स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम से संबंधित कुछ प्रावधान है। वो हम देख लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रहेगा दोस्तों, उसको क्या है कि अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा होगी, है ना। तो ये पॉइंट आप लिख लेना कि निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा। तो ये कैसे होगी दोस्तों, देखते हैं। भारत के संविधान में इनके कार्यकाल, योग्यता व शपथ का निर्धारण नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है दोस्तों, इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनके संविधान में क्या है दोस्तों, सेवा व शर्तें का इतना उल्लेख है ही नहीं दोस्तों। शपथ कैसे लेगा, कार्यकाल क्या होगा, ये कुछ भी उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास पदावधि व सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति जी इनकी पदावधि व सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों कौन करता है इनकी सेवा शर्तें निर्धारित? तो आप लिख लेना कि राष्ट्रपति पदावधि मतलब कितने साल तक ये रहेंगे, सेवा शर्तें ये कौन करता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति करता है। संविधान में इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है मुख्य। और दोस्तों अब हम और भी पॉइंट देख लेते हैं ये आगे के, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा कितना निर्धारित है भैया? 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये मैं आपको आगे भी पॉइंट बता दूंगा। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख लेना आपकी 6 वर्ष या 65 वर्ष। और सब ये दोस्तों मैं प्रावधान बता रहा हूँ, 2019 में संशोधन हुआ था, तो उसी के तहत मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। नया जो डाटा आया ना उसके तहत। अब दोस्तों सेकंड, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? उनका जो होता है दोस्तों 6 या 62 वर्ष, यानी कि 62 ईयर, 62 वर्ष जो 2 अन्य रहते हैं। वैसे तो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको यहाँ पे लिखना हो तो लिख लेना। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है दोस्तों। जो हमारे देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना दोस्तों, उनको उसके पद से जो होता है दोस्तों, उसी रीति से हम हटा सकते हैं जिस प्रकार से हम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है ना दोस्तों, मुख्य व अन्य न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है जिस रीति से, उसी तरीके से हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। और अगर वो रीति नहीं होती दोस्तों, उस रीति को ही पालन करके हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जाता है। अब दूसरे शब्दों में दोस्तों बोल सकते हैं कि उन्हें दुर्व्यवहार या आसक्त क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत से जो संकल्प पारित होगा उसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो दोस्तों, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, ताकि उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होता, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन अब मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का दोस्तों क्या तरीका है, जो कि न्यायाधीश को हटाने का ही तरीका आप समझ लेना। जिस प्रकार से न्यायाधीश को हटाया जाता है ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं दोस्तों क्या होगी, तो इससे आपको क्या है न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस समझ में आ जाएगी।
दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल है 124 का 4 यानी कि आर्टिकल 124 का 4 तो जो है ना न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। कहाँ पे है दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन? 124 का 4 में इस प्रक्रिया का वर्णन है। और इसमें एकमात्र आधार क्या है इनको हटाने का दोस्तों? सिद्ध कदाचार और असमर्थता, है ना। तो अब दोस्तों हमारे देश की क्या है? संसद है, जैसे कि हमारे देश की संसद है। अब इसमें क्या है दोस्तों? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है ना। तो अब दोस्तों हम न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। प्रस्ताव लोकसभा में लाने के लिए कितने की जरूरत होती है दोस्तों? 100 सदस्यों का समर्थन लाने से पहले ही, मतलब 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए रहता है दोस्तों। अगर आप लोकसभा में इनको हटाने का प्रस्ताव लाते हैं दोस्तों न्यायाधीशों को, यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, तो आप इसको मतलब लिख लेना, न्यायाधीश का ही मुख्य निर्वाचन है। तो अगर आप इसका लोकसभा में लाते हैं, ये प्रस्ताव लाते हैं हटाने का, तो आपको 100 सदस्यों की जरूरत होती है। और अगर राज्यसभा में यही प्रस्ताव लाते हैं आप, तो आपको 50 लोगों की, 50 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। और जिस भी सदन में प्रस्ताव जाता है तो उस सदन के अध्यक्ष को यह प्रस्ताव दिया जाता है। और दोस्तों एक नोट करके लिख लेना आप कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, यानी कि जज है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है ना दोस्तों, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब को हटाने की एक ही प्रक्रिया है। और वो ये प्रक्रिया मैं आपको बता ही रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हम देख रहे थे। राज्यसभा व लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है कि वो वे इसे स्वीकार व अस्वीकार कर सकते हैं, है ना। मतलब कि पद से हटाने की प्रक्रिया, मतलब आप प्रस्ताव भेज दोगे, भाई सदस्यों ने साइन कर दी प्रस्ताव, 110 सदस्यों ने पारित कर दिया, मतलब प्रस्ताव साइन कर दी, उसके बाद ये अध्यक्ष के पास जाता है। जो भी मतलब जिस भी लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी आप भेजोगे ना, तो वह अध्यक्ष के पास जाता है। अब अध्यक्ष पे ये जिम्मेदारी होती है कि उसको करना है तो करे, प्रस्ताव को पारित ना करना हो तो ना करे, है ना। तो वो दोस्तों स्वीकार व अस्वीकार दोनों कर सकता है, जो उसको करना हो। अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वो समिति की नियुक्ति होगी। तो एक क्या होगा दोस्तों? समिति की नियुक्ति होती है। वह समिति 3 सदस्यों से मिलकर बनती है। जो समिति होती है दोस्तों 3 सदस्यों से मिलकर बनती है। वह समिति न्यायाधीश का कदाचार व असमर्थता की जांच करती, भाई कि क्या हुआ है, सच बात है कि नहीं है, भाई इनने सिद्ध कर, मतलब इनने गलती करी है कि नहीं करी, इस प्रकार से जो भी जांच करेगी दोस्तों उस समिति में एक व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है दोस्तों इस समिति में, भारत का जो एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों। अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लाया जा रहा है प्रस्ताव जो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लाया जा रहा है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब उम्र में, मतलब उनको बहुत साल हो गए हो, जिनको कि करते करते मतलब रहे हुए, न्यायाधीश रहे हुए, है ना। और दोस्तों अब इसमें सेकंड सदस्य कौन होता है? तो किसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट मतलब स्टेट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। अब दोस्तों थर्ड सदस्य क्या होता है? कोई भी विधिवेता अर्थात प्रसिद्ध वकील होता है दोस्तों। वह समिति जांच करेगी तथा जिस भी सदन ने समिति नियुक्त की है अपनी रिपोर्ट उस सदन को देगी। वह समिति क्या करेगी दोस्तों? जांच करेगी, और जिस भी सदन ने
समिति नियुक्त करेगी, उसको क्या है, रिपोर्ट अब सदन को देगी। सदन में दोस्तों 2/3 बहुमत प्रस्ताव को पारित करेगा। 2/3 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों। उसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। फिर प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है दोस्तों। भाई यही प्रोसेस है कि प्रस्ताव फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा या अनुमति देगा तो न्यायाधीश को पद छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपको पूरी प्रक्रिया बता दी, क्या प्रोसेस है। जो न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस है भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की, और वही हमारे दोस्त का कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको बता देता हूं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कैसे हटाते हो, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था दोस्तों, तो इसका आंसर ये रहेगा दोस्तों, संसद की सहमति के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संसद की सहमति के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। और अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो दोस्तों संसद सहमति दोनों सदनों का बहुमत, संसद की सहमति होगी कब, दोनों सदनों का जब बहुमत हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा व शर्तें। अब दोस्तों एक पॉइंट है इसमें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा व शर्तें में उसकी जो नियुक्ति के पश्चात उसके लिए उसकी जो नियुक्ति हो गई है उसके बाद क्या होगा। उसकी नियुक्ति के बाद दोस्तों क्या है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। है ना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। उसके वेतन व भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते। अब वेतन व भत्ते कैसे होते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं ना उसी के समान होते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन व भत्ते हैं दोस्तों 2.5 लाख प्रति माह हैं। और अलाभकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मतलब यही जानना है कि भाई अलाभकारी नहीं किया जा सकता, तो अलाभकारी का मतलब क्या होता है। वेतन व भत्ते बढ़ सकते हैं लेकिन घट नहीं सकते। मतलब अलाभकारी एक बार नियुक्त हो गया ना, जो भी वेतन व भत्ते उसके रहेंगे, मतलब पेमेंट जो भी उनकी रहेगी उसको घटा नहीं सकते, है ना। बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। और अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं दोस्तों, जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य। अब दोस्तों अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना उसकी सलाह पर ही हटाया जा सकता, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी शक्ति व कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। जो हमारे सदस्य और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी शक्ति व कार्य क्या क्या होते हैं। पावर्स जिसको कि बोलते हैं इंग्लिश में, और वर्क इनका, शक्ति व कार्य इनका क्या क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लिख लेना इसी। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर, संसद के जो परिसीमन आयोग है ना दोस्तों, अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। तो समस्त जो भी भारत के निर्वाचन क्षेत्र उसका निर्धारण करना। दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के बाद उसका समायोजन किया जाता है, जो कि आर्टिकल 82 में क्या बोलता है दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या है, समायोजन किया जाता है ना। समायोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समायोजन का अर्थ आपको बता देता हूँ
कि परिसीमन तो दोस्तों समायोजन में क्या होता है दोस्तों, एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। हमारे यहाँ की जो जनगणना होती है ना दोस्तों, उसके बाद परिसीमन आयोग का भाई जनगणना बढ़ेगी तो भाई जो चुनाव होते हैं तो उनके क्षेत्र भी निर्धारित किए जाते हैं, है ना। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी, लोकसभा व राज्यसभा की जो भी सीटों में बढ़ोतरी आप देखते होंगे दोस्तों, करने से संबंधित भूभाग का अध्ययन करना। भाई जनगणना बढ़ती है तो भाई सीटों में बढ़ोतरी भी तो की जाएगी, तो इसका कौन निर्धारण करता है, तो दोस्तों ये परिसीमन आयोग जो है इसका निर्धारण करता है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनता है, हमारे यहाँ सीटों का निर्धारण यही करता परिसीमन आयोग, कि जनगणना आधार पर होता है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनता है। आयोग के गठन के बाद देश का निर्धारण करेगा कि किस क्षेत्र में कितनी लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएं। तो ये दोस्तों ये काम क्या, हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनता है। जैसे कि दोस्तों हमारे देश की संसद, जो नई संसद बन रही है तो दोस्तों, है ना, तो वो इसीलिए बन रही है कि अभी जो आगे जनगणना होगी, इस जनगणना में तो नहीं परिसीमन आयोग बनेगा, लेकिन जो अगली जनगणना होगी तो उसमें एक परिसीमन आयोग बनेगा। उसके बाद वो जाएगा भाई कि कहाँ कितने लोग बढ़े हैं, तो उस हिसाब से सीटों का निर्धारण करें कि यहाँ पे भाई एक और विधायकी का क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे एक और लोकसभा का नया क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे भाई मतलब सीटें कैसे बढ़ेंगी दोस्तों। और जब सीटें बढ़ेंगी तो संसद में भाई जगह भी चाहिए रहेगी, इसीलिए हमारे देश का जो है नया संसद बन रहा है, क्योंकि इस बार तो नहीं होगा, अगली बार एक परिसीमन आयोग होगा। परिसीमन आयोग दोस्तों 2026 तक तो नहीं हो सकता, 2026 तक तो नहीं होगा, 2031 के बाद जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा। इसलिए नई संसद बन रही है, बढ़ेगी भाई, सीटें तो बढ़ेंगी, इसीलिए नई संसद बन रही है। और समय समय पर निर्वाचक नामावली, है ना, जो इनका कार्य क्या है दोस्तों, समय समय पर निर्वाचक और नामावली तैयार करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करने का कार्य है कि भाई निर्वाचन आयोग बनेगा सभी। अब निर्वाचन की तिथि और समय पर सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, ये भी इसके कार्य हैं। मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लेना कि निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना कि कैसे, मतलब कहाँ किस तरीके से नामावली में कौन कौन से नाम आएंगे, वोटर लिस्ट तैयार करना, ये भी इसी का काम। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचक चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचक चिन्ह आवंटित करना कि भाई इसको कौन सा निर्वाचक चिन्ह हम दें, इसको कौन सा। फिर 5th नंबर का कार्य है दोस्तों, इसका क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना, है ना दोस्तों। फिर आता है 6 नंबर का कार्य, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना कि निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी क्या है नियुक्त कर देंगे। तो इसको भी आप लोग लिख लेना दोस्तों नोट्स में, क्या अधिकारी नियुक्त करेंगे। फिर आता 7 नंबर का कार्य इनका दोस्तों, कि निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, तो क्या है भाई आचार संहिता, मेन की पॉइंट क्या है दोस्तों इसका, आप लिख लेना भाई, क्या आचार संहिता नियुक्त करना। आचार संहिता मतलब केस नियुक्त करना तो नहीं, आचार संहिता मतलब बनाना, आचार संहिता मतलब निर्मित करना, कि आचार संहिता निर्मित करना, है ना। फिर आता है दोस्तों 8वें नंबर का कार्य इनका, कि निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार, कि नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना,
निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए, अब दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ कि नीतियों के प्रचार के लिए। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट आते होंगे जब चुनाव होने वाला रहता होगा, प्रचार वह है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, रेडियो पे कैसे होगा प्रचार, क्या होगा, वो सब क्या है दोस्तों, यही करता है। टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना। अब दोस्तों 9 नंबर का हम कार्य देख लें कि संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। संसद सदस्यों के जो है निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना कि कैसे किया जाए। अब आर्टिकल इसमें दोस्तों कुछ बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 102 क्या बोलता है दोस्तों, संसद सदस्यों की निर्भरता, संसद सदस्यों की निर्भरता कोई अयोग्यता। आर्टिकल 103 क्या बोलता है दोस्तों, निर्भरता संबंधित मामलों पर विनिश्चय। फिर आयोग जैसे पागल, दिवालिया, अयोग्यता क्या होंगी दोस्तों, निर्भरता तो है, निर्भरता का मतलब अयोग्यता। अब अयोग्यता क्या होंगी उस आधार पर करेगा दोस्तों ये, तो पागल, दिवालिया, भ्रष्ट, कदाचार से संबंधित जो भी होंगे कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब 10वें नंबर का इनका कार्य देख लेते हैं कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। कि दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता मतलब कि अयोग्यता पर क्या है दोस्तों, राज्यपाल को परामर्श देना, यही करता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करें। अब दोस्तों इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो विधानमंडल से संबंधित चीजें हैं जो, तो ये दोस्तों निर्भरता का जो बारे में जो बता रहा है, तो वो कौन सा आयोग बताएगा, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बताएगा, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है जो भी मतलब कदम उठाना होगा। अगर वो भ्रष्ट है, पागल है, दिवालिया है, तो उस पर जो भी कार्रवाई करेगा वो कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल करेगा। और किस पे करेगा दोस्तों, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। अब रेगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, ये तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये आप देख लेना। निर्वाचन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को बताना कि भाई इतने सदस्यों की आवश्यकता है, इतने सदस्यों की आवश्यकता है, तो आप देखो कैसे करें। अब समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना है कि भाई कैसे चुनाव किया जाए। तो इसके बारे में भी मतलब पूरा डाटा बनाना कि किस तरीके से चुनाव होगा, कैसे होगा, कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, ये भी कौन करेगा, हमारा निर्वाचन आयोग। अब राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं कराया जाए। राष्ट्रपति को सलाह देना कि 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराया जाए या ना कराया जाए, ये भी कौन करेगा दोस्तों, हमारा निर्वाचन आयोग करता है। और राष्ट्रपति शासन किस में आता है दोस्तों, आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय या दल राष्ट्रीय है कि राज्य, ये सब दर्जा भी कौन देता है, हमारा निर्वाचन आयोग। और पंजीकृत करना भी कौन करता है दोस्तों, हमारा निर्वाचन आयोग। और भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है ना दोस्तों। अब इसमें नोट की एक बात है कि दोस्तों आप नोट कर लेना कि नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो इनके चुनाव कौन कराता है दोस्तों, ये बात आती है भाई क्वेश्चन। तो ये जो चुनाव है पंचायत या नगर पालिका के चुनाव जो है, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों। और स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय स्वशासन से
के जो भी आता है ना दोस्तों, आर्टिकल 73 और 74 बोलता है स्थानीय स्वशासन, उसका क्या है, भार किस पे रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग पर चुनाव कराने का। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों। अब आर्टिकल क्या क्या है वो देख लेते हैं। आर्टिकल मैंने जो आपको बताए थे ना दोस्तों, 324 से लेके 329 भाग 15 में इसका वर्णन है दोस्तों। तो आर्टिकल 324 क्या बोलता है दोस्तों, लिख लेना दोस्तों, मैं बोलते जाऊंगा आप लिखते जाना कि आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होगा। तो निर्वाचन का सारा कार्य किसके पास होगा दोस्तों, सीधी सी बात शॉर्ट में, वो किसके पास होगा, निर्वाचन आयोग के पास होगा, भारत निर्वाचन आयोग के पास। अब दोस्तों इसमें आर्टिकल 325 उसको लिख लेना आप दोस्तों, मैं बोलते जाऊंगा आप लिख लेना कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाए। अब दोस्तों आर्टिकल 326 हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 326 क्या बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, है ना। वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल के बाद निर्वाचक का होना, यही बोलता है दोस्तों 326। अब आर्टिकल 327 क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 327 जो होता है ना, आर्टिकल 327 बोलता है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, है ना। विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की कुछ शक्तियां होती हैं दोस्तों। अब आर्टिकल 328 बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है वो भी हम देख लेते हैं कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचक, कोई भी राज्य का जो है दोस्तों विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की जो शक्ति होती है वो विधानमंडल के पास है। ये नोट पॉइंट जो है दोस्तों नोट करने का है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन के संबंध में उपबंध कौन बनाएगा दोस्तों, तो विधानमंडल के पास ये शक्ति होती है दोस्तों, संसद के पास नहीं होती, विधानमंडल के पास होती है। अब अनुच्छेद 329 क्या क्या बोलता है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 329 बोलता है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा। क्या है दोस्तों, निर्वाचन संबंधी मामलों में क्या होगा दोस्तों, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन होगा, वर्जन होगा। वर्जन का मतलब क्या है दोस्तों, हस्तक्षेप ना करना। कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी दोस्तों इसमें। निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे, मतलब जो भी निर्वाचन से संबंधित होगा दोस्तों, से इसमें मतलब निर्वाचन आयोग कोई भी नियम कुछ भी बनाएगा, किसी भी तरीके से मतलब काम करेगा, उसमें कोई भी कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी दोस्तों। अब निर्वाचन संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं वो देख लेते हैं हम कि क्या क्या, मतलब दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है इसका, निर्वाचन संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। यही है हमारे देश का निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग यहीं पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी। तो दोस्तों मैंने आपको इसके सब बता दिया है, पद, सेवा, शर्तें सब आपको बता ही दिया है वैसे भी। अब भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का आयुक्त की योग्यता एवं शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। ये चीज़ आपसे वो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई प्रावधान है कि नहीं है संविधान में। तो संविधान में कुछ भी प्रावधान नहीं है दोस्तों इनकी सेवा, शर्तें व सलाह का। तो दोस्तों ये जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति बनाता है। अब दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल वैसे भी आपको वहाँ पे बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो इनका कार्यकाल होता है
समझ जाना दोस्तों कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखा है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है या 6 वर्ष होगा ये या 65 वर्ष होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है दोस्तों। जो भी मतलब पहले पूर्ण हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि कोई अगर 61 वर्ष का हो तो 65 वर्ष तक उसके तो 5 साल 4 साल ही पूरे होंगे, मतलब 65 वर्ष तक। लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण होगी तो वो क्या है दोस्तों, निर्वाचन आयोग उसको छोड़ना पड़ेगा मतलब। और अगर 6 वर्ष हो जाते, जैसे कि 58 की उम्र में कोई बनता है तो 6 साल पूर्ण होने में कितना 65 हो जाएगा, मतलब अगर 57 की उम्र में बनता है तो 64 हो जाएगा। तो मतलब जो भी पहले पूर्ण हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब अन्य निर्वाचन आयोग की बात आती है कि अन्य का भी बता देता हूँ, तो उनकी भी दोस्तों 6 वर्ष तो वही रहती है, सेम रहती है, लेकिन जो एज जो रहती है दोस्तों वो 62 वर्ष होती है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अब भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो पहले, सेकंड में लिख लेना आप, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ लेता है दोस्तों। तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों हमारे थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, मैं बोल ही रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए और आप इसके नोट्स बना ले, बोल बोल के ही आप सुन के याद कर लें। सुकुमार सेन थी जी। और एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। एकमात्र, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, एकमात्र मुख्य निर्वाचन महिला, इससे आप समझ जाना। तो वो कौन बनी है दोस्तों? BS रमा देवी जी। लिख लेना दोस्तों आप इसको, BS रमा देवी जी। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो जब भी आपका एग्जाम हो तब आप इसको अपडेट कर लेना। मतलब नहीं है कि अभी मैं बता दूं फिर वो हट जाए, फिर आप यही याद करके चले जाए, फिर आप वहाँ पे मुझे पूरा भला बोलेंगे। तो आप उसी टाइम पे ये चीज़ अपडेट कर लेना कि भाई कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और आप देख लेना, जब आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे तो आपको चीज़ें अपने आप याद भी हो जाएगी और आप देख भी लोगे। संविधान में निर्वाचन आयुक्त की कोई भी योग्यता नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, निर्वाचन आयुक्त की कोई भी योग्यता नहीं दी गई है। और 7वें नंबर का पॉइंट है इसमें दोस्तों कि संविधान में इनके कार्यकाल का वर्णन ही नहीं है। संविधान में वर्णन तो नहीं है, बाकी कार्यकाल कौन तय करता है दोस्तों? ये हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। क्या है दोस्तों कार्यकाल? मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष, और अन्य निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या 62 वर्ष है इनका कार्यकाल। कार्यकाल के बाद नियुक्ति पर नहीं है ना। कार्यकाल के बाद संविधान में कोई वर्णन ही नहीं, मतलब नियुक्ति पर कुछ भी कहा नहीं गया है। पुनः नियुक्त तथा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा दे सकता, मतलब पुनः नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है वैसे तो। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि ये भारत सरकार के पुनः नियुक्ति तथा भारत सरकार के तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा दे सकते हैं ये लोग, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त ये फिर से नियुक्त हो सकते हैं और सेवा भी दे सकते हैं अपनी। तो दोस्तों यहीं पे ये पूरा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। अब हम अगले जो है अगली क्लास में MP का स्टेट कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लेके आएंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों इसी प्रकार से चीज़ें याद करते रहिए। प्लेलिस्ट में मैंने राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग डाल दिया, तो प्लेलिस्ट में जाओ और चीज़ों को देख लो, पढ़ते जाओ, उनको रिवाइज कर लो, डाउनलोड कर लो, वीडियो डाउनलोड करके भी सुनते जाओगे तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज है गणतंत्र दिवस, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे 72 यानी 72वें गणतंत्र दिवस के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो अच्छे अच्छे काम करो। कैसे देशभक्ति आप निभा सकते हो? टैक्स भर के भी आप देशभक्ति निभाओगे, है ना। कुछ ऐसे काम करो जिससे भी कि आपके मतलब आपके लाभ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आप काम करो। बुजुर्गों की सेवा करना, किसी अनाथालय में कुछ दान करना,
है ना, वहाँ पे जाके सेवा देना, अपने कार्य करना, कुछ है ना, कुछ ऐसे कुछ मतलब हम ऐसे कुछ कार्य करें जिससे कि दूसरों को लाभ हो, हमको लाभ ना हो, तो ये भी देशभक्ति और राष्ट्र सेवा ही है दोस्तों। तो इसी जन भावना के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, जीवन में कुछ अच्छा करते जाइए और अपने आर्थिक समस्याओं को भी हल करते जाइए। समस्याएं तो आती हैं, उनके समाधान भी है दोस्तों। तो बस देश की मतलब देश और राष्ट्र सेवा की मंशा लेकर कार्य करते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि हम 4th नंबर का आयोग पढ़ेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।